हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए क्लास 9 के विज्ञान को और आगे की टॉपिकों को पढ़ते हैं। क्लास 9 में कल जो मैंने टॉपिकों को आप लोगों को पढ़ाया था उसे हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कल हमने आपको पढ़ाया था ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ठीक है। ताप के प्रभाव में मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी भी पदार्थ की अगर अवस्था में परिवर्तन देखना है तो अवस्था में परिवर्तन ताप की सहायता से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ताप का उसमें क्या रोल होता है, मतलब ताप की थ्रू कैसे भी कैसे करके जो पदार्थ होते हैं इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि चूंकि जो पदार्थ होते हैं ये कणों से बने होते हैं। कणों के बीच जो अंतराणुक अवकाश होता है, इन अंतराणुक अवकाशों के कारण ही ये अवकाश जब घटते हैं बढ़ते हैं तो उसी के आधार पे जो पदार्थ होता है ये अपनी अवस्थाओं को रिप्रेजेंट कर पाता है। तो जब भी किसी पदार्थ में टेम्परेचर दिया जाता है, जब किसी पदार्थ को टेम्परेचर दिया जाता है तो पदार्थ क्या करता है कि उसके जो अणु होते हैं वो टेम्परेचर को ग्रहण करते हैं। क्योंकि टेम्परेचर उसमें एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को ये ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करने के बाद जो वांडरवाल आकर्षण बल से बंधे होते हैं उस वांडरवाल आकर्षण बल को ये सेपरेट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, और तोड़ने के पश्चात इनके पास चूंकि सफिशिएंट एनर्जी होती है उस बल को तोड़ने के लिए, और जब ये तोड़ देते हैं तो तोड़ने के बाद ये कंपन करने के लिए बहुत ज्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं। और जब ये स्वतंत्र हो जाते हैं तब धीरे 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 ये ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने लगते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो मैंने आपको इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं बताई थी, जिनमें से मैंने आपको पहला बताया था गलनांक। क्या बताया था? गलनांक। गलनांक क्या होता है, इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि वह ताप जिस पर कोई ठोस गलने लगता है, पिघलने लगता है। ठीक है, वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है उस टेम्परेचर को, उस ताप को हम उस ठोस का गलनांक कहते हैं। बात समझ में आई? गलनांक एक ताप ही होता है, एक टेम्परेचर ही होता है गलनांक, लेकिन एक विशेष कंडीशन पर। वो कंडीशन क्या है कि जिस ताप पर हमारा कोई ठोस पिघलने लगेगा उसी ताप को हम लोग उस ठोस का गलनांक कहेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए ये बर्फ की सिल्ली, ठीक है, ये क्या है? बर्फ की सिल्ली। और बर्फ की सिल्ली मान लेते हैं नॉर्मल, जब ये बर्फ है तो इस अवस्था में इसका जो टेम्परेचर है ये 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इसे आप थोड़ा सा टेम्परेचर दे दीजिए और ताप दे दीजिए, तो इसको जब इसके ताप को आप बढ़ाएंगे तो मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस अभी इसका टेम्परेचर है, और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से जब आप इसके टेम्परेचर को और अधिक बढ़ाएंगे तो बढ़ा करके मान लीजिए आप कर दे रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहां जरा देखिए, अभी बर्फ किस अवस्था में है, किस स्टेज में है? ठोस में है। और ठोस पे जब ये है तो इसे जब आप ताप देंगे तो 0 डिग्री से मान लीजिए बढ़कर के कितना पहुंच गया? 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। तो जब ये 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो आप देखेंगे कि बर्फ धीरे धीरे पिघलना प्रारंभ हो गया। क्या हो गया है? पिघलना प्रारंभ हो गया। तो जिस टेम्परेचर पर आपका ये बर्फ पिघलना प्रारंभ हो जाएगा, कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलना प्रारंभ हो गया? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो यही 4 डिग्री सेल्सियस हमारे इस ठोस पदार्थ का क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, हमने आपको दूसरी परिभाषा बताई थी क्वथनांक की। क्वथनांक। क्वथनांक में मैंने बताया था आप लोगों को कि वह ताप, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर हमारा द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, क्या करता है? द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक भी एक प्रकार का आपका टेम्परेचर ही होता है, ताप ही होता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो क्वथनांक की परिभाषा क्या होती है?
वह ताप, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर हमारा कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, उसी ताप को हम लोग उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए आपने ये एक बीकर पानी ले लिया। क्या ले लिया? पानी। ठीक, चलो पानी में तेल ले लो। मान लो आपने कोई ऑयल ले लिया है, ठीक है। अब आप इस ऑयल को इस बीकर में रख लिए हैं, ठीक है। आपने ये ऑयल लिया और ऑयल को आपने बीकर में रख दिया है, ठीक है। अब आप इसे टेम्परेचर दीजिए, ताप दीजिए, ठीक है। तो वह ताप जिस पर हमारा द्रव, अच्छा जो तेल है इसकी जो प्रकृति है, ये इसकी जो अवस्था द्रवीय है, ठीक है। इसकी जो अवस्था कैसी है? तेल लिक्विड फॉर्म में होता है ना, द्रव की अवस्था में होता है। तो जिस ताप पर ये द्रव उबलने लगता है, भाई जब टेम्परेचर नहीं दिया गया था, जब इस तेल को टेम्परेचर नहीं दिया गया था, तब मान लेते हैं हमारे इस तेल का जो टेम्परेचर रहा होगा, ये मान लेते हैं 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। घर में जो तेल यूज करते हैं उसी तेल के विषय में बात किया जा रहा है। तो नॉर्मल टेम्परेचर मान लेते हैं उसका 16 डिग्री सेल्सियस था। अब आपने 16 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को तेल को आपने इस बीकर में रख दिया। अब आप क्या कर रहे हैं कि इसके ताप को बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब 16 डिग्री सेल्सियस से और एबव कर रहे हैं। तो मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस पर जब आपका टेम्परेचर पहुंचा, तब आपका ये जो तेल है, जो द्रव है, ये उबलना शुरू करता है। ये क्या करता है? उबलना शुरू करने लगता है। जो जिस ताप पर आपका द्रव उबलना शुरू करेगा, उसी ताप को हम लोग उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। और क्वथनांक भी एक प्रकार का टेम्परेचर है। तो आप देख पा रहे हैं ना कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ताप के द्वारा हो रहा है। ताप आप बढ़ा रहे हैं तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ताप आप घटा रहे हैं तब भी आपको पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बात समझ में आई? ठीक है। तो ताप का ये था प्रभाव। अब थोड़ा सा हम ताप के विषय में बात करेंगे। देखिए, ताप जो होता है, इसका मात्रक जो होता है केल्विन होता है। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ताप, इसका मात्रक होता है केल्विन, ठीक है। और इसका एक मात्रक और भी होता है डिग्री सेल्सियस। इसको डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो अगर आपको कहीं न्यूमेरिकल लगाना है, आंकिक प्रश्न लगाना है, और इन आंकिक प्रश्नों में अगर आपको ताप की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दी गई है, तो आप इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना चाहते हैं, तो केल्विन में बदलने के लिए आप ध्यान देंगे कि आपको, जैसे सपोज दैट आपका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मान लेते हैं आपका टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस है, और आपको इस 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? इसी 35 में 273 जोड़ देंगे, और जैसे ही इस 35 में आप 273 जोड़ेंगे, तुरंत आपका डिग्री सेंटीग्रेड बदल जाएगा केल्विन में, और केल्विन को के से लिखते हैं। बात समझ में आई? ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक मैंने आपको बताया था ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ऊर्ध्वपातन होता क्या है कि जैसे मैंने परिभाषा आपको बताई थी, एक बार हम अगेन रिपीट करते हैं आपको। देखें कि जब किसी ठोस का, आपने कोई ठोस ले लिया, इस ठोस को आप ताप दीजिए, टेम्परेचर। जब आप इसे ताप देंगे, तो ताप देने से यदि यह ठोस द्रव में परिवर्तित ना होकर के, किसमें? द्रव में परिवर्तित ना होकर के ये ठोस अगर सीधे गैस में बदल जाए, ठीक है, और गैस से चाहे तो हम पुनः उसे ठोस में ला सके, तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें, या वह ताप जिस पर किसी ठोस को
बिना द्रव में बदले सीधे गैस में और गैस से फिर से ठोस में प्राप्त किया जा सके, इस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके बाद हमने आपको पढ़ाया, आज का जो टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है वाष्पीकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं वाष्पीकरण क्या होता है। चलिए समझते हैं इसको। वाष्पीकरण का मतलब होता है वाष्प की अवस्था में आना, लेकिन इसकी जो परिभाषा होती है, इस परिभाषा को सुनते हैं। देखिए, कोई द्रव हो, ठीक है, इस द्रव को आप ताप दीजिए, लेकिन ध्यान रख करके कि वो उबलने की अवस्था में ना हो, मतलब वह ताप उस द्रव का क्वथनांक ना हो। ठीक है, तो क्वथनांक से कम ताप पर जब कोई द्रव उबलने मतलब वाष्पित होने लगता है, क्वथनांक से कम ताप पर जब कोई द्रव वाष्पित होने लगता है, तो इस प्रक्रिया को, इस फिनोमिना को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। बात समझ में? तो उसका जो टेम्परेचर, मतलब वो एकदम से बॉयल ना होने लगे, उबलने ना लगे। बात समझ में? धीरे धीरे उसके कण गर्म होकर के, जो द्रव हो, लिक्विड हो, उसके कण गर्म होकर के ये धीरे धीरे आपके वाष्पित होने लगे। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया आपका वाष्पीकरण कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो आपके चैप्टर में बस इतने ही थे। शेष अगर इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा। कल पढ़ते हैं हम लोग अपना अगला चैप्टर। ठीक है।